12th का चैप्टर नंबर 3 जो हमने आव्यूह पढ़ा था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इससे पहले क्या किया था कि इसका कॉन्सेप्ट समझा था। 3.1 में हमारा होता क्या है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 3.1 में पहला सवाल अभी हम करेंगे, मतलब इसकी पूरी एक्सरसाइज हम इसी वीडियो में जो है कवर कर लेंगे। अगली वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो में इसके सारे जो है क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो सारा का सारा समझ में आएगा, लेकिन ध्यान से समझना पड़ेगा। ध्यान से समझोगे क्वेश्चन को सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसने ये कहा है कि आव्यूह ए बराबर, ये हमें आव्यूह बना के दे रखा है, के लिए ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? सबसे पहला ज्ञात करना है हमें आव्यूह की कोटि, फिर हमें दूसरा ज्ञात करना है अवयवों की संख्या, फिर तीसरा हमें ज्ञात करना है अवयव A13, A21, A33, A24, A23। तो इसमें सबसे पहले हमें आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है। तो आव्यूह की कोटि ज्ञात करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि जो आव्यूह की कोटि होती है उसको हम दिखाते हैं m गुणा n से। ये मैंने तुम्हें बताया था ना कि m गुणा n से हम क्या करते हैं, आव्यूह की कोटि दिखाते हैं। और आव्यूह की कोटि में जो m होता है, m क्या होता है? m होता है हमारा पंक्तियों की संख्या, और जो n होता है वो क्या होता है? स्तंभों की संख्या। जहां पर हम n को क्या बोलते हैं? ith टर्म, और n होता है jth टर्म, ठीक है। ये थोड़ा इंग्लिश में लिखा है, टर्म तो समझ में आता होगा टर्म, तो इसको टर्म में, तो इसमें हमें सबसे पहले बतानी है आव्यूह की कोटि, ठीक है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आव्यूह की कोटि निकालते हैं। यहां आते हैं उत्तर पे। तो उत्तर में सबसे पहले निकालनी है हमें आव्यूह की कोटि। तो कोटि निकालने के लिए हमें साफ साफ पता है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो यहां पर जो हमारी पंक्ति है, पंक्ति कितनी है देख लेते हैं यहां से। एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति। इससे ज्यादा तो हमारी पंक्ति है नहीं ना, पंक्ति तो हमारी तीन ही है। एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति। तो ये कितनी आ गई पंक्तियों की संख्या? 3। उसके बाद स्तंभों की संख्या देख लेते हैं। 1, 2, 3 और 4। तो पंक्तियों की संख्या 3 हो गई, स्तंभों की संख्या 4 हो गई। तो इसको हम दिखाते हैं m क्रॉस n से। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम लिखना चाहो तो इसको चलो छोड़ो ऐसे ही रख दो। बाकी यहाँ पर पंक्तियों की संख्या अगर m लिखोगे तो ये m हो जाएगा और एक गुणा हो जाएगा n। तो m गुणा n पंक्तियों की संख्या, आव्यूह की कोटि कितनी आ गई? 3 गुणा 4। पहला क्लियर हो गया हमारा। दूसरा पढ़ते हैं। फर्स्ट ये है दूसरा। दूसरे में उसने क्या कहा है? अवयवों की संख्या। अब अवयव है कितने, है ना? इसमें तो हम निकाल के बता दें कि कितने अवयव है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर यही आव्यूह n पंक्ति और m पंक्ति और n स्तंभ का होता तब हम कैसे बताते? तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी आव्यूह की कोटि आती है उसकी हम एक दूसरे से गुणा कर देते हैं। जैसे कि 3 इसकी पंक्ति थी और 4 इसके स्तंभ थे, तो हमने क्या कर दिया, 4 तिया 12। तो इसमें अवयव कितने हो जाएंगे? 12। समझ में आ रही बात? इसमें अवयव कितने हो जाएंगे? 12। तीसरा उसने कहा है कि इसमें हमें A13, A21, A33, A24 और A23 ये हमें अवयव निकालने हैं। तो तीसरा भी निकाल देते हैं। तो तीसरे के लिए पहले मैं यहाँ पे A लिख देता हूं। यहाँ पर हमारा क्या है, ये है 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2, 12, √3, 1 - 5 और 17। अब इसकी जब हम तुलना करते हैं तो मैंने तुम्हें 3 जब हम पढ़ने वाले थे अभी, तो उस टाइम पे मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया था कि जो पंक्तियों की संख्या चलती है उसको हम ith टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये पंक्ति है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा A11, ये हो जाएगा A12, ये हो जाएगा A13 और ये हो जाएगा A14, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे में आएंगे तो ये हो जाएगा A21, A22, A23, A24, फिर हो जाएगा A31, A32, A33 और A34। तो इस तरीके से हो जाएगा। और हमने जो सम आव्यूह पढ़ा था, सम विकर्ण आव्यूह, सम आव्यूह, उसमें क्या होता है
कि अगर एक अवयव ए है दूसरा अवयव बी है, अगर एक अवयव ए है और दूसरा अवयव बी है तो इन दोनों के जो संगत अवयव होंगे वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। हमने इस तरीके से पढ़ा हुआ था। तो ये हमने जनरल बना लिया कि भैया अवयव कैसे लिखे जाते हैं, a11, a12, a13, a14 इस तरीके से अवयव लिखे जाते हैं और ये हमारा सवाल में दिया हुआ था। तो अब अगर हम इसकी तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो यहां से हमें क्या क्या निकालना है, a13 निकालना है। a13 कितना आएगा, ठीक है, a13 हमारा कितना आएगा, a13 आएगा हमारा 19। फिर क्या निकालना है, a21, a21, तो a21 वही है और ये कितना है 35। उसी तरीके से a33 है तो a33 कितना है -5, तो a33 हमारा हो जाएगा -5। फिर है हमारा a24, तो a24 कितना है हमारा 12, तो ये 12। उसके बाद आ गया a23, तो a23 हमारा कितना है, a23 है हमारा 5/2। तो पहले सवाल में हमें ये तीन चीजें निकालनी थी। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही अवयव आएगा, अवयव वर्ग अवयव भी हो सकता है। वर्ग अवयव कौन सा अवयव होता है, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है। तो वर्ग अवयव भी आ सकता है, इससे बड़ा अवयव भी आ सकता है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोटि हम पंक्ति और स्तंभों की संख्या देख के बता देंगे, अवयवों की संख्या हम उस कोटि की गुणा करेंगे तब आ जाएगी, और रही बात अवयवों की तो अवयव की तो हम तुलना कर लेंगे तो अवयव आ जाएंगे। क्लियर हो गया सभी को फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल, तो दूसरे सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, ये भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखते हैं कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, कोई एक अवयव है, हमें नहीं पता है कौन सा अवयव है, लेकिन उसमें अवयव कितने हैं, 24 अवयव है, तो उसकी संभव कोटियां क्या हैं। मतलब कि संभव का मतलब है कितनी कोटियां हो सकती हैं जिसके अवयव 24 हों और एक ऐसा अवयव है। यदि इसमें 13 अवयव हैं, यदि इसी में अगर 13 अवयव हों तो उसकी कोटियां क्या होंगी, हमें यह बताना है, ठीक है। तो 24 उत्तर लिख लेते हैं, 24 अवयवों वाले अवयव की संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं। अगर 24 अवयव है उसमें, तो हम 24 में अवयव हम किस तरीके से बना सकते हैं, 24 किस किस तरीके से आ सकता है। 24 आ सकता है, एक तो 24 की गुणा जब हम 1 से करेंगे, उसी तरीके से जब 1 की गुणा 24 से करेंगे, देखो 24 की गुणा 1 से करेंगे, 1 की गुणा 24 से करेंगे, आएगा तो 24 ही, लेकिन इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बदल जाएगी, क्योंकि इसमें पंक्ति 24 है और स्तंभ 1 है। उसी तरीके से इसमें पंक्ति 1 है और स्तंभ 24 है, ठीक है। तो इसीलिए इसको पलट के हम 2 अवयव बन जाएंगे। फिर 6 गुणा 4, 4 गुणा 6, 12 गुणा 2, 2 गुणा 12। और कुछ बच रहा है क्या, और कुछ बच रहा है तो बताओ। 4 तियां 12 बच रहा है ना, सॉरी 4 तियां तो 12 होगा ना, 24 करना है। तो 4 6 24 हो गया, 24 गुणा 1 हो गया, 1 गुणा 24, 6 गुणा 4, 4 गुणा 6, 12 गुणा 2 और 2 गुणा 12। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसे ही होगा ये, ठीक है। उसके बाद हमारी इसकी अवयवों की सॉरी इसमें संभव कोटियां क्या हैं, तो इसकी संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी, संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसकी संभव कोटियां बन जाएंगी। अब यदि 13 अवयव हो तो कोटियां, अब उसने कह दिया कि भाई इसमें 24 अवयव थे तो तुमने कोटियां निकाल दी, भाई 6 आ गई। अब यदि उसमें 13 अवयव तो कोटि क्या होंगी, तो हम 13 लिखेंगे यहाँ पर, और 13 और किस तरीके से आ सकता है, 1 की गुणा 13 से करेंगे या 13 की गुणा 1 से करेंगे तभी आ सकता है, और किस तरीके से तो आ नहीं सकता 13। तो इस तरीके से, तो इसकी संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी, बस संभव कोटियां तो हमने कर दी। ये सवाल हमारा दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, तीसरे सवाल भी ऐसा ही कुछ है, थोड़ा मिलता जुलता है, उसको भी एक बार कर लेते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, देखो पिछले सवाल की तरह ही है ये,
जो कर सकता है वो कॉपी में भी कर लेना, ट्राई कर लेना। मैं तो वैसे भी करवाऊंगा इस सवाल को, कॉपी में पहले ट्राई करना, मैं करवा दूंगा, उसके बाद आंसर चेक कर लेना। तो इसमें क्या है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, और यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो हमने पढ़ा हुआ है यदि मतलब कि इसमें 18 अवयव हैं, 18 अवयव वाले आव्यूह में 18 अवयव वाले आव्यूह में संभव कोटियां, इसमें देखते हैं संभव कोटियां कितनी हो सकती हैं। तो ये हमारे 18 अवयव है, मतलब कि 18 किस किस तरीके से आ सकता है, 9 गुणा 2, 2 गुणा 9, 6 गुणा 3, 3 गुणा 6, 1 गुणा 18 और 18 गुणा 1। इससे ज्यादा नहीं आ सकती ना। 9 गुणा 2 9 3 18 होता है, 6 3 18 होता है, 3 6 18 होता है, और 18 एक खुद का गुणा करेगा तो 18 आएगा। तो संभव कोटियां कितनी आई इसकी, संभव कोटियां 1 2 3 4 5 6, तो इसकी संभव कोटियां कितनी आ गई, 6 आ गई। अब यदि 5 अवयव हो तो संभव कोटियां, तो संभव कोटियां क्या होंगी, तो इसमें क्या हो जाएंगी, 5 और 5 गुणा 1 और 1 गुणा 5, इसके अलावा और कुछ होता है क्या, बताओ। 5 गुणा 1 और 1 गुणा 5, इसके अलावा और कहीं से आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि 5 का 5 गुणा 1 5 एकम 5 हो सकता है और 1 पंचे 5 हो सकता है। तो इसके संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी, संभव कोटियां बराबर 2। तो इसकी संभव कोटियां कितनी हो गई, इसकी संभव कोटियां हो गई हमारी 2। तो यहां पर हमारा तीसरा सवाल बिल्कुल दूसरे सवाल से जो है मिलता जुलता था। देखो ये सवाल उतना टफ नहीं है, मुश्किल से अगर कोई टीचर हमसे पूछता है या कहीं पे मल्टीपल क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें जो है हमारी काफी हेल्प कर सकता है। बाकी इस क्वेश्चन का ज्यादातर यूज नहीं है, ना पेपर में आता है ज्यादातर। अगर बाई चांस अगर आ जाता है तो इसको तैयार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, वैसे छोटा सा सवाल है, आना चाहिए, ठीक है। बाकी करते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या, ठीक है। तो जो चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में क्या कहा है पढ़ लेते हैं। 1 2 गुणा 2 आव्यूह, 2 गुणा 2 आव्यूह से कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या है, समान है। तो 2 क्रॉस 2 आव्यूह है एक, जिसमें a बराबर इस तरीके से अवयव है aij की रचना करनी है, जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। मतलब कि aij किस तरीके की फॉर्म में है, i प्लस j का होल स्क्वायर बटे 2 की फॉर्म में है, और हमें बताना है 2 क्रॉस 2 का आव्यूह, मतलब कि उसमें पंक्तियों की संख्या भी 2 होगी और स्तंभों की संख्या भी 2 होगी। तो हम उत्तर निकालते हैं सबसे पहले वाले का, ठीक है। तो यहां पर हमें पता है कि 2 गुणा 2 का आव्यूह होगा, तो उसमें अवयव कैसे होंगे, a11 a12 a21 a22। तो हमें यही अवयव तो निकालने हैं, बस ये 4 अवयव हम निकाल देंगे और हमारे 2 क्रॉस 2 के आव्यूह बन जाएगा। पहले इसके लिए निकालते हैं, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, इन तीनों के लिए हमें क्या करना है, अलग अलग निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a11 निकालेंगे। तो a11 के लिए हमारा मतलब क्या हुआ यहाँ पर, i बराबर 1 और j बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a11। भाई 11 रखेंगे तभी तो ये चीज होगी ना, यदि i बराबर 1 और j बराबर 1 रखने पर इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, a11 और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बटे स्क्वायर का बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बटे 2, और ये हो जाएगा 4 बटे 2, तो 2 a11 निकल गया। अब यदि i बराबर 1 और j बराबर 2, क्योंकि a12 निकालना है, a12 निकालना है, तो ये हो जाएगा a12 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 का स्क्वायर और बटे 2, तो हो गया 3 का स्क्वायर बटे 2, और ये हो गया 9 बटे 2, ठीक है। 3 का स्क्वायर तो 9 होता है ना। उसके बाद यदि i बराबर 2 और j बराबर 1 हो, क्योंकि हमें a21 निकालना है, तो ये हो जाएगा a21, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2, तो फिर 3 का स्क्वायर बटे 2, और फिर हो जाएगा 9 बटे 2।
समझ में आ गई बात। उसके बाद यदि i बराबर 2 हो और j बराबर भी 2 हो, तभी तो ये 22 निकलेगा। तो a 22 कितना हो जाएगा, 2 + 2 का स्क्वायर बटे 2, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटे 2, और ये हो जाएगा 16 बटे 2, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो चारों अंक निकल गया हमारे, एक 11 भी निकल गया, एक 12 भी, एक 21 भी, एक 22 भी। अतः 2 × 2 आव्यूह क्या आ जाएगा, 2 9 बटे 2, फिर 9 बटे 2, और फिर 8। तो ये हमारा 2 × 2 का क्या निकलेगा, आव्यूह निकलेगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारा आंसर पहले का। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकंड पार्ट निकालेंगे। सेकंड पार्ट जब तक मैं बता रहा हूं उससे पहले आप ट्राई करो एक बार, मैं बाकी इसको रफ करता हूं सेकंड पार्ट करने के लिए। ठीक है, फिर हमें वही चीज करनी है, 2 × 2 का आव्यूह बनाना है। अब हमें ये वाली कंडीशन लेके चलनी है। अब यदि i बराबर 1 और j बराबर 1, यदि i बराबर 1 और j बराबर 2, यदि i बराबर 2 j बराबर 1, यदि i बराबर 2 और j बराबर 2। सबसे पहले इसके लिए आएंगे तो a 1 1 निकलेगा, और a 1 1 इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 जो कि आएगा 1। फिर a 1 2 निकलेगा जो होगा 1/2, तो यहाँ पर आंसर भी 1/2 ही आएगा। फिर निकलेगा a 2 1 जो कि क्या होगा, 2 होगा i की जगह पे और 1 होगा j की जगह पे, तो 2/1 मतलब 2। और फिर निकलेगा a 2 2, तो क्या हो जाएगा 2/2 जो कि आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से चारों निकल जाएंगे हमारे। उसके बाद फिर हम वही चीज करेंगे। अतः 2 × 2 आव्यूह क्या होगा, 1 1/2, 1/2, सॉरी 1/2 नहीं होगा, ये होगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो ये भी हमारा निकल गया। कोई दिक्कत थोड़ी है ना, इसमें हमें कुछ करना थोड़ी पड़ रहा है, हमें बस इसमें मान निकालने हैं और इसमें आसानी से। तो तीसरा पार्ट देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले वही चीज करेंगे, हम क्या करेंगे, यदि i बराबर 1 और j बराबर 1 रखेंगे तो a 1 1 निकलेगा। अब a 1 1 हमारा क्या निकलेगा, इसमें देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 1 का स्क्वायर बटे 2, तो ये हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर बटे 2, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 2, और ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, फिर यदि i बराबर 1 और j बराबर 2 रखेंगे तो a 12 निकलेगा, और ये हो जाएगा 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा 1 + 2 दूनी 4/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बटे 2, और ये हो जाएगा 25/2। ठीक है, उसके बाद यदि i बराबर 2 और j बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, a 21 निकलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बटे 2, और ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 4 का स्क्वायर बटे 2, और ये हो जाएगा 16/2, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, 2 × 1 2 × 1 2, 2 3 4, 4/2 और 8। ठीक है, यदि i बराबर 2 और j बराबर 2 तो a 22 होगा। a 22 जो कि होगा 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बटे 2, फिर हो जाएगा 2 + 4 का होल स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर बटे 2, और ये हो जाएगा 36/2। तो 2 दूनी 4 हुआ। ठीक है, तो यहां से अतः 2 × 2 आव्यूह क्या हो जाएगा, 9/2, 25/2, 8 और 36/2 को हम कर लेते हैं 18, तो ये हो जाएगा 18। तो ये हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। अब हमें करना है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल देख लेते हैं वो कैसा। तो जो हमारा पांचवा सवाल है, पांचवा सवाल भी चौथे की तरह है। देखो पहला सवाल बिल्कुल अलग था, दूसरा सवाल अलग था, लेकिन तीसरे के जैसा था। उसी तरीके से चौथा सवाल अभी हमने किया था, तो चौथे की तरह कौन सा है, ये पांचवा है, बस इसमें आव्यूह की कोटि बदल गई है।
तो इसमें हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, 3 गुणा 4 कोटि के आव्यूह की रचना करनी है। मतलब कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 4 है। तो हम इसको बना लेते हैं। देखो A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा और A14 आएगा, क्योंकि स्तंभ जो है वो कितने हैं, 4 है। तो A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 बन गई ना 3 गुणा 4 की। देखो पंक्तियां 3 है और स्तंभ 4 है, 1 2 3 4, पंक्तियां 1 2 और 3। अब इसमें क्या करना, हमें सेम निकालना पड़ेगा मान सबका, एक एक करके हमें यहाँ पे मान निकालना पड़ेगा। तो I बराबर रखेंगे 1 और J बराबर रखेंगे 1, तो यहाँ से निकलेगा A11 निकालते हैं पहले के लिए। तो 1/2 3 गुणा 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1/2 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा 2/2 जो कि आएगा 1। ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसको करते हैं। अभी सारे के सारे मान निकालते हैं। यदि I बराबर 1 और J बराबर 2 हो तो A 12 निकलेगा, जो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3 माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये गलत हो जाएगा अंदर। ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -4, और बाहर आके आ जाएगा 4/2 जो कि आएगा वापस से 2। ठीक है, अब ये है A12, तो 1/2, तो माइनस का 1 और प्लस का, ओहो ये माइनस है ये प्लस है, क्या हो रहा है भैया आज गलत हो रहा है क्या, ये -2 और फिर कितना हो जाएगा ये 2/2, क्योंकि मोड से वैल्यू बाहर आती है तो प्लस हो जाती है। अब ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब माइनस का 3 1 है और 2 है प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा -3 + 2 मतलब कि 1/2। ठीक है, -3 + 2 कितना हो जाएगा -1। यदि I बराबर 1 J बराबर 3 तो A13, तो A13 मतलब कि I बराबर 1 और J बराबर 3, तो I बराबर 1 -3 गुणा 1 और +3, तो 1/2 और ये -3 + 3 मतलब कि ये खत्म तो 0। 0/2 कितना होता है, 0 होता है। ठीक जा रहा ना हमारा आंसर, 1 रखेंगे और 3, हाँ ठीक है। उसके बाद यदि I बराबर 1 और J बराबर 4 है ना, A14 भी तो निकालना है, तो 1/2 और ये हो जाएगा -3 गुणा 1 + 4, तो ये हो जाएगा 1/2 -3 + 4 कितना आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे कितने निकल गए, 4 मान निकल गए। अभी हमें कितने निकालने हैं, 8 मान निकालने हैं। तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे, यदि I बराबर 2 J बराबर 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा A21, और A21 निकालते हैं तो A21 कितना होगा 1/2, और उसके बाद -3 गुणा 2 + 1, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -6 + 1 मतलब कि 5/2। मोड से अगर वैल्यू बाहर आती है तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, हमने पहले से पढ़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 5/2। यदि I बराबर 2 J बराबर 2 हो तो A22 निकलेगा, जो कि 1/2 -3 गुणा 2 + 2, तो ये हो जाएगा 1/2 -6 + 2, ये हो गया 4/2 और कितना हो गया 2। यदि I बराबर 2 J बराबर 3 तो A23 निकलेगा, जो कि 1/2 और -3 गुणा 2 + 3, तो ये हो जाएगा 1/2 और -6 + 3 मतलब कि 3/2। लास्ट हमारा बचा है, यदि I बराबर 2 और J बराबर 4 हो तो हो जाएगा A24, ये हो गया 1/2, फिर हो जाएगा -3 गुणा 2 + 4 मतलब कि 1/2, और ये हो जाएगा -6 + 4 मतलब कि 2/2, और फिर आ गया 1। फिर हमारा क्या बनता है यहाँ पर, फिर अगला स्टेप हमारा यहाँ पर आएगा क्या, अब यहाँ पर यदि I बराबर 3 और J बराबर 1 हो तो क्या निकलेगा A31, और A31 कितना आ रहा है देखते हैं, 1/2
-3 गुणा 3 प्लस 1 मतलब 1/2 और ये हो जाएगा -6 प्लस 1 मतलब 5/2। ठीक है, फिर A32 जो हो जाए A32 हमारा कैसे निकलेगा, यदि I बराबर 3 और J बराबर 2 हो तो क्या हो जाएगा A32 जो कि 1/2 -3 गुणा 3 प्लस 2 1/2 -6 प्लस 2 मतलब कि 4/2 और 2 का आ गया 2। ठीक है, फिर यदि I बराबर 3 और J बराबर भी 3 हो 33 के लिए, ठीक है, तो A33 जो कि 1/2 -3 गुणा 3 प्लस 3 ये 1/2 -6 प्लस 3 और ये आ गया 3/2। अंतिम है हमारा यदि I बराबर 3 हो और J बराबर 4 हो तो A34 जो कि होगा 1/2 -3 गुणा 3 प्लस 4 तो 1/2 -6 प्लस 4 मतलब कि 2/2 जो कि आ गया 1। तो ये हमारे सभी मान जो है लाइन से निकल गए। तो अब हम क्या करेंगे, अतः 3 गुणा 4 का आव्यूह, तो यहां से हम बना देंगे, क्या बनेगा, लिखते हुए जाते हैं पहले पंक्ति में, तो 1/2 0 1/2, फिर 4 हो गए हमारे, पंक्ति बन गई। उसके बाद यहाँ 5/2 2 3/2 फिर 1, फिर है हमारा 5/2 फिर है 2 फिर है 3/2 और फिर है 1। तो ये हमारा क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। आंसर आ रहा है 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1। फिर है हमारा ये रॉन्ग आ रहा है, ये कहां पे गलती हो रही है भाई, तीसरे वाले में कहां गलती हो रही है। A31 अगर निकालेंगे तो ये 3 तियां ये हो जाएगा 3 तियां 9 और 9 - 9 + 1 मतलब कि 8/2 तो ये हो जाएगा 4। फिर ये 3 तियां 9 + 2 ये हो जाएगा हमारा 7/2। फिर 3 तियां 9 + 3 6/2 जो कि आ जाएगा 3 और यहां पर भी आएगा 9 + 4 मतलब कि 5/2। तो ये हमारा रॉन्ग हो रहा था। तो ये आ गया 4, ये आ गया 7/2, ये आ गया 3 और ये आ गया 5/2। तो इस तरीके से जो है हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसका जो दूसरा पार्ट है वो तुम लोग खुद करोगे, कुछ टफ नहीं है उसमें, बहुत आसान है। ये थोड़ा टफ था, मोड में था, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी इसका दूसरा पार्ट जो है वो खुद करना और जिसका हो जाए वो कमेंट में जरूर बताना कि सर मेरा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बाकी करते हैं अब छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन क्या, वो देखिए। तो यह है हमारा छठा सवाल। इस छठे सवाल में करना क्या, 6th क्वेश्चन में करना क्या देख लेते हैं एक बार। निम्न समीकरणों में x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। जो ये हमें समीकरण बनाए हुए दिख रहे हैं, मतलब जो आव्यूह हैं, इसका हमें पहले समीकरण बनाना है, फिर समीकरण बनने के बाद इनके मान निकालने हैं। देखो जिसमें समीकरण बनेगा हम उसमें बना देंगे और जिसमें समीकरण नहीं बनेगा उसको हम सीधे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उत्तर निकालते हैं। सबसे पहला देखो यहाँ पर 4 3 x और 5 बराबर है y z 1 और 5 के। मैंने तुम्हें सम आव्यूह बताया था। सम आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं, समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं। ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा हमारा यहां से 4, z बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3, x बराबर आ जाएगा हमारा 1 और बाकी ये 3 ही तो मान निकालने हैं, x y z निकल गए, क्योंकि इसमें तो कोई समीकरण बनी नहीं ना। जिसमें समीकरण बनेगी उसको हम समीकरण बना के हल करेंगे, जिसमें समीकरण नहीं बनेगी उसको हम ऐसे कर देंगे सीधे। ठीक है, कुछ टफ नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। देखो अगले में क्या है,
ये चीज मैं मिटा नहीं रहा हूँ, ये चीज अभी अगले वाले में काम आएगी, तो दो बार लिखने से बढ़िया एक ही बार लिख देते हैं। तो यहां पर लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई, और ये हमारा बन जाएगा 6 2 5 और 8। अब इसमें भी सेम वही चीज है, तो समीकरण पहले बनेगी x प्लस वाई बराबर 6, फिर बनेगी 5 प्लस जेड बराबर 5 और एक्स वाई बराबर 8। ये समीकरण 1 बन गई, ये 2 और ये समीकरण 3। इस समीकरण में हम देखते हैं सबसे पहले समीकरण को तो हम ऐसे हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि x और y दो चल रहे हैं, फिर x और y तीसरे में फिर चल रहे हैं। इसमें देखो केवल z है, तो हम यहाँ से z निकाल सकते हैं। तो z तो हमारा कैसे निकल जाएगा, z बराबर 5 माइनस 5 होगा और z बराबर आ गया हमारा यहाँ से 0। z तो निकल गया हमारा। अब यदि हम क्या करें, या तो इसमें से x का मान निकाल के समीकरण 3 में रख दें, या फिर इसमें से x का मान निकाल के समीकरण 1 में रख दें। तो हम क्या करते हैं, x y बराबर लिखा है 8, तो y बराबर हो जाएगा 8/5 का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 8/5 नहीं आएगा, या 8 आएगा x, तो ये हो जाएगा 8/x बराबर 6। जब एलसीएम लेंगे तो x ही हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन जाएंगे, तो द्विघात समीकरण में क्या होता है, x के दो मान लिख लेंगे, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण बन गए, तो यहां से जब हल करेंगे तो क्या आएगा इसका, x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2, तो हो जाएगा 4 प्लस 2 x प्लस 8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, तो x माइनस 2 निकला, ये निकला x माइनस 4, तो x बराबर 2 और 4 निकले हमारे x के मान। अब यही x का मान हम या तो इसमें रख देंगे या फिर इसमें रख दो, बात एक ही है। x बराबर अगर 2 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 8/2, जो कि आ जाएगा 4। उसी तरीके से अगर x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 2। बस x y z तीनों के मान निकल गए, कोई दिक्कत थोड़ी ना हुई इसमें हमें। इसी तरीके से हमने क्लास 10th में भी करा हुआ है ना, प्रतिस्थापन विधि की हुई है हमने, विलोपन की है, वज्र गुणन की है, लेकिन इसमें तो हमें ना प्रतिस्थापन करनी पड़ी, प्रतिस्थापन से हुआ क्योंकि प्रतिस्थापित किया ना हमने x और y को, उस तरीके से हो गया। बाकी तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट थोड़ा ना इतना कठिन होगा, जब पहला दूसरा कर लिया हमने तो तीसरा उतना कठिन थोड़ा ना होगा। तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरे में क्या है, मैंने ये लाइन निकाल दी, देखो फिर से, चलो दोबारा लिख लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड बराबर 9, 5 और 7। मैं वो चीज लिख रहा हूं, तुम्हें वैसे बता दिया मैंने कि अगर समान आपी होते हैं तो उनके क्या होते हैं, संगत अवयव समान होते हैं। तो यहां पर समीकरण बनेगी, एक तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 7। अब इसको कैसे हल कर सकते हैं, देखो या तो हम क्या करें, इस वाले समीकरण को इस वाले से घटा दें, मतलब पहले समीकरण से या तो समीकरण 2 को घटा दो या समीकरण 3 को घटा दो, आंसर निकल के आ जाएगा। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड बराबर 9 माइनस 5। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 4। तो x जेड से जेड कैंसिल, x से x कैंसिल, तो y बराबर आ गया 4। अब y बराबर 4 आ गया तो इन दोनों में से किसी में भी रख दो। y बराबर 4 आ गया तो यहां से अगर मैं इसमें मान रखूंगा, सॉरी इसमें रखूंगा, तो y प्लस जेड बराबर है हमारा 7 और y का मान है 4 प्लस जेड बराबर 7। तो z का मान कितना आ जाएगा, 7 माइनस 4, मतलब कि z का मान आ गया 3। x y और z निकल गए तो y और z का मान निकल गया, यहां से हमारा y और z निकल गया, समीकरण में रखो y व z का मान समीकरण 1 में
रखने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 3 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 7, तो x बराबर 2। चेक करने का तरीका क्या है, देखो x y z के मान हमारे सही हैं या नहीं है, वो तो हमें नॉर्मल सी बात है, 10th में हमने पढ़ा था। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, तो x हमारा 2, y है हमारा 4, तो 4 2 6 और z है 3, तो 6 3 9, ये भी 9 है, ये भी 9 आ गया। किसी में भी रख लो, x और z को ऐड करोगे तो x कितना है, x है हमारा 2, z है हमारा 3, तो 3 2 5, ये भी 5 है। y और z है मिला के साथ, तो y हमारा 4 है और z है 3, तो 4 और 3 7। तो इस तरीके से छठा सवाल भी हो गया। बचा 7वां और 8वां। 9वां और 10वां मैं तुम्हें ओरली समझा दूंगा, वो बहुविकल्पीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। बाकी 7वां और 8वां कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो 7वां सवाल हमारा क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। समीकरण, फिर वही चीज है, समीकरण बनानी है हमें इस आगे से, और ए बी और सी और डी के मान निकालने हैं। तो समीकरण बनाएंगे, a माइनस बी बराबर पहले बनेगी -1, समीकरण 1। 2a माइनस सी बराबर बनेगा 5, समीकरण 2। 2a माइनस बी बराबर बनेगा 0, समीकरण 3। और 3c प्लस डी बराबर बनेगा 13, जो समीकरण 4 बन जाएगी। अब यहाँ देखो a और b ये दो चल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसकी तुलना कर लेते हैं। समीकरण a में से समीकरण 2 को हटा लेते हैं, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, a माइनस बी माइनस 2a प्लस बी बराबर, पहले लिख लें इसको ऐसे, -2a माइनस बी बराबर -1 प्लस 0, घटा रहे हैं ना, तो -0। तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस 2a प्लस बी बराबर -1, तो b से b कैंसिल, ये हो जाएगा -a बराबर -1, तो a बराबर हमारा कितना आ गया, 1। a बराबर अगर 1 आ गया, तो a बराबर 1 आ गया, तो समीकरण में रख दो का मान समीकरण 1 में। तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी बराबर -1, तो b माइनस बी बराबर -1 माइनस b बराबर -2, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर 2। a और b के मान भी आ गए। अब हमें c और, तो इसमें c का मान भी निकल जाएगा 2a माइनस c में, तो 2a माइनस c बराबर 5, और a बराबर हमारा कितना है, 1। तो 2 गुणा 1 माइनस सी बराबर 5, तो माइनस सी बराबर 5 माइनस 2, तो माइनस सी बराबर 3, और सी बराबर -3, ठीक है। उधर जाके -2, ठीक है। अब डी का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा -3 प्लस डी बराबर 13, तो ये -9 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर 13 प्लस 9, और 9 3 12, तो डी बराबर आ गया हमारा 22, ठीक है। डी बराबर हमारा कितना आ रहा है, एक सेकेंड, 2a माइनस सी है ना ये, तो 2a माइनस सी बराबर हो गया 5, उधर 3 होगा, 5 माइनस 2 3, ठीक है। c बराबर -3 आ रहा है, c बराबर -3 आ रहा है हमारा, और a बराबर आ रहा है हमारा 1, a बराबर 1 आ रहा है, b बराबर 2 आ रहा है, c बराबर हमारा कितना आ रहा है, 3। हमने क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा है भाई, 2a प्लस c है, यहाँ हमने माइनस किया है, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो ये हो जाएगा c बराबर 3, तो ये +3, 3 3 जा 9, और 13 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, 9 4 13, तो a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, और d बराबर 4। इस तरीके से हमारे क्या है, चारों मान निकल गए, ए बी सी और डी के चारों के मान निकल गए। 8वां सवाल जो है वो मैं ओरली समझा देता हूं, करवाने की कोई जरूरत है नहीं वैसे, इसको मैं रफ कर रहा हूं, बाकी मैं समझा देता हूं क्या है क्वेश्चन। 8वें सवाल को उसने कहा है कि a बराबर aij m गुणा n एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, मतलब कि a बराबर aij है, जिसमें जो m और n है क्या है, वर्ग आव्यूह। इसका मतलब क्या है कि इसमें m और n बराबर होंगे। वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होता है, जिसमें पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या समान होती है। तो 8वें सवाल में कुछ करना थोड़ी, हमें यहाँ पर सीधे लिख देना है कि यहाँ पर एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह तो इसमें m और n की संख्याएं जो होंगी वो बराबर होंगी, जिसके कारण ये क्या हो गया, एक वर्ग आव्यूह हो गया। करता हूं 9वां सवाल क्या है, x और y के मानों को हल करना है हमें, जिसमें आगे निम्न प्रकार युग्म है, तो इसमें भी हमें x और y का मान निकालना है।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कोई करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर करना चाहते हो तो जिस तरीके से अभी मैंने 7वां और 6ठा बताया वैसे ही होगा ये, ठीक है। और है 10वां सवाल। तो 10वीं में क्या है, यदि 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे अवयव कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। कहने का मतलब है कि 3 गुणा 3 कोटि का एक ऐसा अवयव बताना है हमें, ये अवयव है 3 गुणा 3 कोटि का, इसकी जो प्रविष्टि या फिर जो इसकी क्या बोलते हैं हम, प्रविष्टि को हम बोलते हैं इसकी कोटि, प्रविष्टि 0 या 1 है। तो 3 गुणा 3 का अवयव है। और जब प्रविष्टि की बात आती है तो यहां पर हम क्या करते हैं, 0 के स्थानों को भरने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 की घात 9 कर देंगे, क्योंकि जब भी यहां पर प्रविष्टि 0 या 1 होगी तो वहां पर 2 की घात हमेशा आएगी। और 2 की घात जब आएगी तो 2 की घात में यहाँ पर इसके अवयव कितने हो जाएंगे, 3 3 9, तो यहाँ पर 9 कर दिया और ये आ जाएगा हमारा 512। समझ में आ रही बात। अगर ये 2 गुणा 2 होता तो 4 होता और 2 की घात 4 के अंदर 2 3 4 3 8 2 16। तो इस तरीके से हम करते हैं। क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर देखना चाहते हो तो कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर हो गई चीजें। तो 3.1 तो हमने अच्छे से कर लिया है, बाकी बचे 3.2 वो हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जितने ज्यादा लोगों को पहुंचाएंगे उतने ज्यादा लोगों को वीडियो दिखेगी, जिससे कि उनको भी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलेगी। बाकी जो है 3.2 हम अगले एक्सरसाइज में कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। बाकी जो चीज समझ में नहीं आई है उसके लिए तुम कमेंट कर देना, जो भी चीज समझ में नहीं आई है इस वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो।